गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के अबाउट, और हमने आपको वहाँ पे बताया था कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था आपको कि इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर आपको मीज़र करना है, इनका मीज़रमेंट अगर आपको करना है, तो उसके लिए आपके पास इनकी एसआई यूनिट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, तो उनकी 7 एसआई यूनिट्स बनी थी, और इन 7 एसआई यूनिट्स में से 3 एसआई यूनिट्स को हम डिफाइन कर चुके थे। जो रिमेनिंग 4 एसआई यूनिट्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, डिफाइन करने के लिए नहीं है सिर्फ, बस ये बात ध्यान रखना आपको। तो देखिए, हम 1 मीटर को डिफाइन कर चुके थे। जैसा हमने आपको बताया था कि 1 मीटर लेंथ की एसआई यूनिट होती है, और इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम उसकी बात कर चुके थे। फिर हमने आपको बताया था कि 1 किलोग्राम जो कि मास की एसआई यूनिट है, उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। और फिर उसके बाद हमने लास्ट बात करी थी कि 1 सेकेंड जो टाइम की एसआई यूनिट है, उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। और बाकी जो हैं रिमेनिंग 4 यूनिट्स, जैसे 1 एम्पियर, 1 केल्विन, 1 कैंडिला और 1 मोल, उनको कैसे डिफाइन किया जाएगा वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, अच्छा, अगर अब आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास आपको एक बात और भी बताई थी कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़कर हमारे पास 2 अदर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं। ठीक है, यानी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तो होती हैं हमारे पास, उसके अदरवाइज 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी हमारे पास होती हैं, जिनको हम एंगल और सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो अभी हम यही डिस्कस करने वाले हैं ना कि ये 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं और इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, और इनकी एसआई यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए, है ना। तो पहला हम लिखते हैं, पहली सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है एंगल। ठीक है, और दूसरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो होगी वो होगी सॉलिड एंगल। ठीक है, एंगल का पूरा नाम वैसे प्लेन एंगल है, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है, तो आप बोलेंगे, पहले बोलेंगे प्लेन एंगल और दूसरा आप बोलेंगे सॉलिड एंगल। अच्छा, प्लेन एंगल को देखिए क्या है ना। प्लेन एंगल की डेफिनेशन हम बनाते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल का कोई एक आर्क ले लीजिए आप, कोई सा भी एक आर्क है ना। मैंने एक आर्क ले लिया, सब कुछ ए बी, ये आप समझते हैं सर्कल का आर्क है, और ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो किसी भी सर्कल का कोई जो आर्क होता है वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है। ठीक, क्या बोला मैं, देखिए कि कोई भी जो सर्कल की जो आर्क है ना, किसी भी सर्कल की जो आर्क है, वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है, उसी एंगल को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। यानी आप बोल सकते हैं कि प्लेन एंगल इज दैट एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। तो इस चीज को हम लिख देते हैं। देखिए, प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्या बन गई, इट इज दैट एंगल, ये प्लेन एंगल की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। इट इज दैट एंगल विच इज सबटेंडेड, कहां पे, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेन एंगल की डेफिनेशन। ऐसे अभी हम सॉलिड एंगल की डेफिनेशन भी बनाएंगे। अभी फिलहाल मैं देखिए क्या लिखता हूँ, एंगल का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये एंगल का फॉर्मूला हो गया, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये देखिए, आपको पता है ये रेडियस हो जाएगी और ये आर्क हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप एंगल थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं आर्क। आर्क कितना हो गया आपका, ए बी, अपॉन रेडियस कितनी हो गई, आर। तो ये एंगल का फॉर्मूला हो गया, और आर्क को आपको पता है ऐसे लिखते हैं आप इस टाइप से ना। तो ये बन गया आपका। चलिए, अब सॉलिड एंगल को बात करते हैं। ठीक है, कि सॉलिड एंगल क्या चीज़ होती है। फिर अभी हम इनकी एसआई यूनिट्स भी डिफाइन करेंगे। समझ में आ रही ना बात। अभी तो हम सिर्फ बस ये बात कर रहे हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है, फिर उसके बाद हम इनकी एसआई यूनिट डिफाइन करेंगे। अब देखिए, सॉलिड एंगल क्या चीज़ है। ये मैंने लिया एक स्फीयर। ठीक है, ये स्फीयर है, ये क्या था आपका, सर्कल था। यानी ये 2 डायमेंशनल फिगर था आपके पास। ठीक है, और ये अब 3 डायमेंशनल फिगर है। ये मैंने स्फीयर ले लिया,
कोई ज़रूरी नहीं है आपको स्फीयर ही लेना है, आप कोई भी 3 डायमेंशन फिगर ले सकते हैं। तो सॉलिड एंगल हमेशा 3 डायमेंशन फिगर में ही डिफाइंड होता है, पहली बात ध्यान रखना है चीज़ का। जबकि प्लेन एंगल किस में डिफाइंड होता है, 2 डायमेंशन फिगर में डिफाइंड होता है। तो इस बात को आप क्लियरली समझ लीजिए, है ना, कि ये 2 डायमेंशन फिगर में डिफाइंड होता है प्लेन एंगल, और सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन फिगर में डिफाइंड होता है। तो अब मैं कोई सा भी एक 3 डायमेंशन फिगर ले लेता हूँ, वो मैंने यहाँ पे ले लिया स्फीयर। तो स्फीयर अंदर से भरा हुआ होता है, आपको पता है ना, जैसे बॉल होती है ना शॉर्ट पुट वाली बॉल, वही है स्फीयर। तो ये मैंने स्फीयर ले लिया। अब स्फीयर की कोई एक सरफेस ले ली मैंने, ठीक है, ये सरफेस ले ली मैंने स्फीयर की, ये स्फीयर की सरफेस होगी ना, जैसा आप ऐसे समझ सकते हो। देखो आपने स्फीयर तो देखा होगा, तो ये स्फीयर की सरफेस हो गई कोई, है ना, जैसे ये मान लो, मैं अपना हाथ को मान लो ये स्फीयर है, तो ये स्फीयर की सरफेस हो गई, ये देखिए ऐसे। तो ये स्फीयर की सरफेस ले ली मैंने, ठीक, और ये स्फीयर का क्या ले लिया, सेंटर, ठीक है। अब देखिए स्फीयर, जो ये स्फीयर की सरफेस है वो स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी, ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है ना। स्फीयर की जो सरफेस है वो स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी, उसी एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। समझ में आ रही बात, यानी सॉलिड एंगल इज दैट एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, ठीक। तो इसको हम लिख लेते हैं, सॉलिड एंगल क्या है, इट इज दैट एंगल, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, इट इज दैट एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, बाय अ सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो किसी भी स्फीयर की जो सरफेस है वो स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो ये हो गया देखिए आपका सॉलिड एंगल, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये ओमेगा, ये देखिए इसको ओमेगा पढ़ते हैं हम, ठीक। तो ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इस एंगल को। ये यहाँ पे मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची, तो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो सॉलिड एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। अच्छा, तो अब सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ना, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, तो देखिए एंगल का फॉर्मूला ये था, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए आर्क के सामने यहाँ आ जाता है सरफेस एरिया, क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पे एंगल किसने सबटेंड किया था, आर्क ने, और यहाँ पे कौन कर रहा है एंगल सबटेंड, सरफेस ऑफ स्फीयर, है ना, स्फीयर की सरफेस कर रही है एंगल सबटेंड। तो इसलिए यहाँ पे हम सरफेस एरिया लिख देते हैं आर्क के सामने, और अपॉन क्या है, रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल, देखिए आपको समझ में आ रही होगी बात, है ना, डबल डबल कर रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे सरफेस बना रही है ना एंगल, तो यहाँ पे रेडियस का इसलिए हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, देखिए फॉर्मूले फॉर्म में, सॉलिड एंगल को हम ओमेगा लिख देते हैं, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को मैंने ए लिख दिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे ए क्या होगा, इस सरफेस का एरिया होगा, आर क्या होगी, ये रेडियस होगी, ठीक है, रेडियस। ये देखिए ये चारों चीजें बराबर है, ध्यान रखना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सब बराबर होंगे। वो आपको यहाँ पे छोटे बड़े लग रहे हैं ना, क्योंकि ये 3D फिगर है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सरफेस की स्फीयर की जो सरफेस है ना, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। स्फीयर का कोई भी एक पार्ट ले लीजिए आप, स्फीयर की सरफेस का कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, तो स्फीयर की सरफेस का हर एक पार्ट स्फीयर के सेंटर से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, है ना। तो इसलिए ये चीजें आपको छोटी बड़ी दिखाई दे रही हैं, देखिए ये पढ़िए सबसे इक्वल डिस्टेंस वाली है, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब हम इन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ की एसआई यूनिट देखते हैं, है ना। कौन कौन सी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हमने लिखी थी, प्लेन एंगल, और दूसरा हमने लिखा था सॉलिड एंगल, ठीक है। अब इनकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं और उनको कैसे डिफाइन किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, ये अभी अभी मैंने आपको बता दिया था क्या होती है, रेडियन होती है ना। और इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। अच्छा, अब 1 रेडियन कितना होता है उसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। 1 डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन,
डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 1 रेडियन को शॉर्टकट आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 R। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन अब हम बनाते हैं। देखिए क्या है 1 रेडियन। तो पहले तो आप एक सर्किल लीजिए, 2 डायमेंशन फिगर है ना, किसी भी रेडियस का आप सर्किल बना सकते हैं, छोटा बड़ा जितना भी आपको बन पाए। ये मैंने एक सर्किल बना दिया और सपोज इस सर्किल का ये सेंटर है और ये इसकी रेडियस है ना, तो R रेडियस का मैंने एक सर्किल बना दिया। ठीक है, ये बात आपको। चलिए अब इस सर्किल में आपको कोई एक आर्क लेनी है जिसकी लेंथ इस सर्कल के रेडियस के बराबर हो। तो मैंने ये ले ली एक आर्क, ठीक है, ए बी, ये एक आर्क ले ली मैंने, और इस आर्क की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, सर्किल के रेडियस के बराबर है। ये ले ली मैंने। तो ये जो आर्क है जिसकी लेंथ सर्किल के रेडियस के बराबर है, वो जो एंगल सबटेंड करेगी इस सर्किल के सेंटर पे, उसी को हम बोलेंगे 1 रेडियन एंगल। क्या बोलेंगे इस एंगल को हम? 1 रेडियन एंगल। आई बात समझ में? देखिए तो 1 रेडियन एंगल क्या है? इट इज दैट प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्लियर है ना? इस चीज को हम चाहो तो लिख सकते हैं आप कि इट इज दैट एंगल, किसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूं? 1 रेडियन की डेफिनेशन में लिख रहा हूं। तो इट इज दैट एंगल या इट इज दैट प्लेन एंगल सबटेंडेड at the center of a circle by an arc equal in length। कितनी होनी चाहिए आर्क की लेंथ? इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना? ये बात आपको समझनी। और आप चाहो तो इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए एंगल का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था, एंगल का फॉर्मूला था आर्क अपॉन रेडियस, ये था ना। तो यहाँ पे जो आर्क है उसकी लेंथ हमने कितनी ली है? 1 रेडियन के लिए आर्क की जो लेंथ होनी चाहिए किसके बराबर होनी चाहिए? सर्कल के रेडियस के बराबर होनी चाहिए। और रेडियस तो यहाँ पे आर है, तो आर से आर कट गया, तो ये क्या है? 1 रेडियन। ये देखिए आया ना? तो 1 रेडियन ये होता है आपके पास। ठीक है, चलिए आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक चीज गौर करिए। देखिए आप कितना भी बड़ा सर्किल बना दीजिए या कितना भी छोटा सर्किल आप बनाइए, आप एक चीज हमेशा गौर करना कि यहां से लेकर और यहां तक, ये यहां से स्टार्ट करिए और यहां तक, चाहे आप छोटा सर्किल बनाइए या बड़ा सर्किल बनाइए या कितना भी बड़ा सर्किल आप बनाइए, यहां से लेकर यहां तक आपको सिर्फ 3.14 रेडियन मिलेंगे। कितने रेडियन मिलेंगे यहां पे? यहां से लेकर यहां तक आपको मिलेंगे 3.14 रेडियन। ध्यान रखना इस बात का। चाहे आप कितना भी छोटा सर्किल बनाइए या कितना भी बड़ा सर्किल बनाइए, यहां से यहां तक आपको सिर्फ कितने रेडियन मिलने वाले हैं? 3.14 रेडियन। चाहे तो आप घर में ट्राई करके देख लीजिए इस बात को, है ना। आप कितना भी छोटा सर्किल बनाइए, कितना भी बड़ा सर्किल बनाइए और उसमें ये 1 रेडियन वाला कंसेप्ट लगाइए जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आपके पास 3.14 रेडियन ही आए हैं। और इन 3.14 रेडियन को आप पाई रेडियन बोल देंगे शॉर्टकट। क्या बोल देंगे? पाई रेडियन। इसीलिए आप बोलते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है ना। यही लॉजिक है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। चलिए ये पाई रेडियन हो गया। तो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखिए 180 डिग्री बोलते हैं ना, आपने मैथ में सुना होगा इसको, आप 180 डिग्री बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो यानी 3.14 रेडियन किसके इक्विवेलेंट है? 180 डिग्री के इक्विवेलेंट है। देखिए 3.1 रेडियन के इक्विवेलेंट है, 1 डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो ये यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये वो फॉर्मूला है देखिए जो डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के काम आएगा। यहाँ से आप बिल्कुल बोल सकते हैं देखिए कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। देखिए बोल सकते हैं ना, जब 180 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं तो 1 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे? पाई अपॉन यू। जैसे मैं आपसे पूछ दूँ कि 30 डिग्री में बताइए कितने रेडियन होंगे, तो 30 डिग्री में कितने होंगे? जब 1 डिग्री में इतने रेडियन है तो 30 डिग्री में 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में इस फॉर्मूले से। चलिए अच्छा, अब हम बात करते हैं देखिए कि कुछ अदर यूनिट्स भी होती हैं एंगल की, जिनको हम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एंगल्स बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना मास की देखिए क्या है, मास की एसआई यूनिट तो है केजी,
पर मास की और यूनिट भी होती हैं, जैसे मिलीग्राम भी होता है, ग्राम भी होता है, टन भी होता है ना, ये भी सुने होंगे आपने। तो ये मास की कौन सी यूनिट्स हैं? प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। ऐसा यूनिट सिर्फ केजी है। तो सिमिलरली एंगल जो होता है उसकी भी प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं। ऐसा यूनिट तो उसकी रेडियन है, बट प्रैक्टिकल यूनिट्स और भी होती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एंगल, है ना। एंगल मतलब प्लेन एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है देखिए, तो होती है डिग्री, जो मैंने अभी एक तो बताई दिया आपको, डिग्री। देखिए आप रेडियन नहीं बोलेंगे, रेडियन ऐसा यूनिट होती है ना, प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात यहाँ पे हो रही है। तो डिग्री होता है, मिनट होता है आपके पास, और सेकंड होता है आपके पास। ये भी होती है देखिए, डिग्री, मिनट और सेकंड, ये एंगल की क्या होती हैं? प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं। और यहाँ पे आप देखना, देखिए कन्वर्जन बताता हूँ मैं आपको। 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट होता है 60 मिनट। मिनट को ऐसे लिख देते हैं हम, देखिए ये देखिए, ये 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। यानी आप देखिए क्या करिए, सपोज ये मैंने मान लिया 1 डिग्री है। अब आप ये मत बोलना सर इतना बड़ा एंगल कहाँ से हो गया 1 डिग्री, है ना। वो तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि सपोज ये 1 डिग्री है, क्योंकि 1 डिग्री बहुत छोटा बनेगा, वो विजुअलाइज नहीं होगा आपको। तो क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपको 1 डिग्री का एंगल इतना बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो सपोज ये 1 डिग्री का एंगल है। अब इसके आप 60 पार्ट्स कर दीजिए, ऐसे करके 60 पार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो एक पार्ट आएगा, ये एक पार्ट आएगा, उसको हम बोलेंगे 1 मिनट। समझ में आ रही ना बात? क्योंकि आप यहां से भी देख सकते हो, देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो गया? 1/60 डिग्री हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो आप 1 डिग्री बनाइए, 1 डिग्री के 60 हिस्से कीजिए, तो उस एक हिस्से की जो वैल्यू आएगी, उस एक पार्ट की जो वैल्यू आएगी, उसको आप बोलते हैं 1 मिनट। ये हो गया। तो 1 मिनट ये है, देखो डिग्री और मिनट को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये। तो अब अगर देखो आपको पता चल गया कि रेडियन को डिग्री में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को मिनट में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, तो इन दोनों फॉर्मूले से आप ये बता सकते हैं मेरे को कि मिनट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रही ना बात? मिनट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो आप खुद निकालेंगे रिलेशन, ठीक है, मैं नहीं निकालूंगा। चलिए और बताते हैं, देखो आपको अब आपने ये तो सुना ही होगा, देखिए कि 1 मिनट इज इक्वल टू होता है आपका 60 सेकेंड। सेकेंड को हम ऐसे लिख देते हैं, देखिए दो, है ना। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड। तो अब इसका मीनिंग है कि 1 मिनट ये था आपका, ये 1 मिनट, अब इसके भी 60 हिस्से कर दीजिए, ठीक है। तो वो जो एक हिस्सा होगा 1 मिनट का, उसको क्या बोला जाएगा? सॉरी, वो जो एक हिस्सा होगा 1 मिनट का, उसको भी क्या बोला जाएगा? 1 सेकेंड बोला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं आपके पास? 60 सेकेंड होते हैं। चलिए, तो आपको ये सारे कन्वर्जन याद रखने हैं, ठीक है। डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, ये सारे कन्वर्जन आपको आने चाहिए। मेन मेन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं चीज़ें। चलिए अब आगे बात करते हैं स्टेरेडियन की, है ना। तो स्टेरेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को देखिए शॉर्टकट में STR भी लिखते हैं और कभी कभी SR भी लिख देते हैं, ठीक है। तो वैसा SR स्टैंडर्ड है, अदरवाइज आप STR भी लिख सकते हैं। तो अब हम 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन बनाने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखना आपको ना। पहली बात तो ये देखिए कि आप जब भी सॉलिड एंगल डिफाइन करने जाते हैं तो आपके पास 3 डायमेंशन फिगर होना चाहिए, 3D फिगर होना चाहिए, क्योंकि 2 डायमेंशन में तो प्लेन एंगल डिफाइन होता है ना, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन फिगर में डिफाइन होता है। तो आप चलो ले लीजिए कोई सभी एक 3D फिगर ले लीजिए। ज़्यादातर केस में हम क्या लेते हैं? स्फीयर ही लेते हैं, ठीक है, इसलिए हमने स्फीयर ले लिया। अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कोन ले सकते हैं या कुछ और चीज़ भी ले सकते हैं। तो ये हमने एक स्फीयर ले लिया, ठीक। अब स्फीयर की सरफेस कैसी, जरा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना ना, क्योंकि ये 3D फिगर है, आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। अदरवाइज आप ऐसे समझिए, देखिए ये स्फीयर हो गया जैसे मेरा हाथ, और ये स्फीयर की सरफेस हो गई, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, छोड़ा मैं क्लियर विजुअलाइजेशन दिखाना चाहता हूँ आपको, तो आपको क्लियरली देखना, देखो उस बात को। अब स्फीयर की सरफेस लीजिए आप। एक बात आपको पता है कि स्फीयर की सरफेस का हर एक पॉइंट स्फीयर के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है ना। जैसे देखिए ये स्फीयर है और ये स्फीयर का सेंटर हो गया, तो इस स्फीयर का हर एक पॉइंट, देखिए इस स्फीयर की सरफेस का हर एक पॉइंट स्फीयर के सेंटर से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे होगा नहीं होगा? ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मैंने ये R रेडियस का स्फीयर बना दिया। कितनी रेडियस का स्फीयर बना दिया? R रेडियस का। अच्छा,
अब इस स्फीयर के सरफेस पे मैंने कोई एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। आपको ये स्क्वायर जैसा दिखेगा नहीं, पर ध्यान रखना ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, देखिए ये कहाँ पे बनाया मैंने ये स्क्वायर, स्फीयर की सरफेस पे बनाया है ये स्क्वायर। और इस तरीके से बनाया है ये स्क्वायर कि इसकी जो साइड है उसकी लेंथ इस स्फीयर की रेडियस के बराबर है, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिए, देखिए मैंने पहले तो एक स्फीयर लिया आर रेडियस का, अब उस स्फीयर की सरफेस पे एक स्क्वायर बना दिया, और इस तरीके से वो स्क्वायर लिया है हमने कि उस स्क्वायर की जो साइड है वो स्फीयर की रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर की सरफेस है, ये स्क्वायर की सरफेस बोल दीजिए या इस स्फीयर की सरफेस बोल दीजिए, है ना। तो ये जो सरफेस है स्क्वायर शेप में, ये जो एंगल सबटेंड करेगी इस स्फीयर के सेंटर पे, उसी एंगल को हम बोलते हैं वन स्टेरेडियन एंगल। ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है देखिए, यही है वन स्टेरेडियन एंगल। आ रही ना बात समझ में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि वन स्टेरेडियन एंगल इज दैट सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय द सरफेस ऑफ द स्फीयर equal in area to that of a square having each side equal to the radius of a sphere, ठीक है। इस बात को समझना आपको, देखिए तो यहाँ चलो तो हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं वन स्टेरेडियन की, है ना। वन स्टेरेडियन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए इट इज दैट सॉलिड एंगल सबटेंडेड सबटेंडेड कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय अ, कौन करता है, बाय अ सरफेस ऑफ द स्फीयर, है ना। ये देखिए ये क्या है, ये स्फीयर की सरफेस तो है, सरफेस ऑफ द स्फीयर इक्वल इन एरिया टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। उस सरफेस का एरिया कितना होना चाहिए, कि स्क्वायर के एरिया के बराबर होना चाहिए, स्क्वायर हैविंग, और उसकी साइड कितनी होनी चाहिए, हैविंग ईच साइड साइड इक्वल टू दी, किसके बराबर होनी चाहिए, है ना, इसकी हर साइड किसके बराबर होनी चाहिए, इक्वल टू दी रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की रेडियस के बराबर होनी चाहिए। ये तो बोला था आपको, ये तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और देखिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं ना, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या था, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला था सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, था या नहीं था। तो सरफेस एरिया यहाँ पे कितना लेना, देखो इस स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वन क्या है, वन स्टेरेडियन, ये हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वन स्टेरेडियन वो सॉलिड एंगल है जो एक स्क्वायर सबटेंड करती है स्फीयर के सेंटर पे, और जो स्क्वायर कहाँ पे ली गई है, स्फीयर की सरफेस पे होगी, ठीक है ना। और इस तरीके से है कि उसकी जो साइड है वो किसके बराबर है, स्फीयर की रेडियस के बराबर है। चलिए, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी ना, कि एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स की, ठीक है ना। सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात हम कर लेते हैं। देखिए इस चीज़ को ऐसे समझिए पहले आप, ठीक है। ये लिखा जो मैंने सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स, इसको समझिए आप। देखिए क्या है, जैसा आपको पता है मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी, होती है नहीं होती, ठीक है। पर क्या मास की सिर्फ यही यूनिट होती है, नहीं, है ना। मास की कुछ और यूनिट्स भी हम यूज़ करते हैं। क्या क्या यूज़ करते हैं हम, जैसे मिलीग्राम, ग्राम, है ना, और टन, ये भी हम यूज़ करते हैं। और भी हो सकती हैं, बट ये तीन मैं बता रहा हूँ आपको, ये ज़्यादातर आपने सुनी हुई होंगी। तो इनको हम मास की प्रैक्टिकल यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट्स वो यूनिट होती हैं जो कन्वीनियंट होती हैं। तो ये हो गई, जबकि ऐसा यूनिट मास की क्या है, किलोग्राम। अब देखो क्या है, जैसे ना, इनको समझो, देखो ये क्यों कन्वीनियंट बोल रहा हूँ मैं, इनको कन्वीनियंट यूनिट क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप समझिए देखो बात को। जैसे सपोज आप गोल्ड स्मिथ की शॉप पे गए, देखिए तो आप गोल्ड स्मिथ की शॉप पे जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप गोल्ड परचेस करने जाओगे, तो अब आप गोल्ड केजी में तो खरीदोगे नहीं ना,
और अगर केजी में खरीदोगे भी तो आप इतना बोलोगे कि अंकल जी 0.001 केजी गोल्ड दे दीजिए। तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखिए बोलने में, लग रहा है नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ऑड लग रहा है ना बोलने में ये थोड़ा सा कि इतना केजी सोना दे दीजिए। तो जब आप गोल्ड स्मिथ की शॉप में जाते हैं तब आप मास की केजी वाली यूनिट यूज़ नहीं करते हैं, तब आप क्या यूज़ करते हैं, मिलीग्राम वाली यूनिट यूज़ करते हैं। आप कहते हैं अंकल जी 1 मिलीग्राम गोल्ड दे दीजिए, या फिर 2 मिलीग्राम दे दीजिए, या फिर 3 मिलीग्राम दे दीजिए। आप इसको केजी में बोलना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि केजी में बोलने से बड़ा इनकन्वीनियंट सा फील हो रहा है। देखिए ये हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसलिए जब भी आप गोल्ड स्मिथ की शॉप में जाते हैं तो आप मास की फिर ये यूनिट यूज़ करते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोलना बड़ा आसान लग रहा है, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, इस टाइप से आप बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये देखिए ये, तो यानी गोल्ड स्मिथ की शॉप में मास की ये यूनिट कन्वीनियंट बैठ रही है आपको। ठीक। अच्छा, अब आप मार्केट गए, सपोज वेजिटेबल्स खरीदने जाना आपको या कुछ भी खरीदने जाना आपको, तो फिर आप मास की ये यूनिट यूज़ करते हैं। देखिए आप मार्केट जब जाते हैं तब मास की ये यूनिट आपके लिए कन्वीनियंट होती है, होती ही नहीं होती है ये। जैसे आप पोटैटो खरीदने गए तो तब आप इन यूनिट्स का यूज़ करना पसंद करते हैं, तब आप ये थोड़ी ना बोलते हैं, या जैसा मार्केट गए आप ये थोड़ी ना बोलेंगे अंकल जी 3000 मिलीग्राम पोटैटो दे दीजिए, है ना। आप ऐसे बोलते हैं अंकल जी 3 केजी पोटैटो दे दीजिए, अच्छा लगता है ना बोलने में। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको कि ऐसे आप नहीं बोलेंगे कि अंकल जी 30,000 मिलीग्राम पोटैटो मेरे को दे दीजिए, आप बोलेंगे 3 केजी दे दीजिए अंकल जी, है ना। तो ये 3 केजी बोलना देखिए कन्वीनियंट है ना, 30,000 मिलीग्राम बोलना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट सा फील हो रहा है। तो इसलिए मार्केट जाते समय आप मास की ये यूनिट यूज़ करते हैं। ठीक। अच्छा, सेम यही बात अगर मैंने करी कि सपोज मेरे को एक ट्रक का मास मीजर करना है, ठीक है, तो मैं ऐसे थोड़ी ना बोलूँगा देखिए कि ये इतने केजी का है, देखिए इतने केजी का ट्रक है, ठीक है ना। क्योंकि ये यूनिट देखो कभी इनकन्वीनियंट सी लग रही है, देखिए लग रही नहीं लग रही है। तो जब अगर ट्रक का मास अगर हमें मीजर करना है तो हम केजी यूज़ नहीं करते फिर, क्योंकि केजी में इनकन्वीनियंट फील हो रहा है आपको। आप टन में मीजर करते हैं, आप बोलते हैं ये ट्रक 20 टन का है, ये ट्रक अब 40 टन का है, इस तरीके से आप बोलते हैं। तो देखिए टन में बोलना बड़ा कन्वीनियंट सा फील हो रहा है भाई। और अगर आप ट्रक का मास देखिए मिलीग्राम में मीजर करेंगे तो कितना इनकन्वीनियंट फील होगा, बताइए कितनी सारी डिजिट्स उसमें आ जाएंगी, आएंगी नहीं आएंगी। तो इस बात को आपको समझना है कि जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस या जितनी इम्पोर्टेंस एसआई यूनिट की होती है उतनी ही इम्पोर्टेंस प्रैक्टिकल यूनिट्स की भी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम वही आपको बता जाने जा रहे हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती हैं। एसआई यूनिट के साथ साथ उनके पास कौन सी यूनिट भी होती हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती हैं। उन्हीं को हम बोल रहे हैं सन कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो हम सिर्फ लेंथ, मास, टाइम, एरिया और वॉल्यूम, सिर्फ इतनी फिजिकल क्वांटिटीज़ की ही प्रैक्टिकल यूनिट्स हम देखेंगे बस। बाकी की प्रैक्टिकल यूनिट्स हम नहीं देखेंगे क्योंकि ज़्यादातर हमें इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है ना, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत हमारी डेली लाइफ में ज़्यादा होती है। इसलिए हम जो भी प्रैक्टिकल यूनिट्स बताएंगे आपको वो सिर्फ इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ की बताएंगे बस। हम देखेंगे कि लेंथ की कौन कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं, मास की कौन कौन सी होती हैं, टाइम की कौन सी होती हैं, एरिया और वॉल्यूम की कौन कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं। इसके अदरवाइज और फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी भी प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं, बट उनको अभी हम यहाँ डील नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ इन 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और उनमें भी सिर्फ कॉमन वाली हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, उनकी भी सारी प्रैक्टिकल यूनिट्स हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उनमें भी सिर्फ कॉमन वाली हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमने ये लिखी है डी। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की, है ना। लेंथ बोल दीजिए, डिस्टेंस बोल दीजिए, एक ही बात है। समझ में आ रही ना बात, क्योंकि आप डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, द टोटल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो समझ लीजिए डिस्टेंस बोलिए या लेंथ बोलिए, बात एक ही है। तो पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस की जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो डिस्टेंस में भी हम पहला देख रहे हैं, पहला हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस की जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट या तो बहुत छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं ना, या बड़ी छोटी दोनों हो सकती हैं। तो पहला हम देखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक है, अगर आपको स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करनी है तो उनके लिए कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स आप यूज़ करेंगे।
फिर हम देखेंगे कि अगर आपको लार्ज डिस्टेंसेस मीज़र करनी है, बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस, तो उनके लिए आप कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज़ करेंगे। तो देखिए पहली क्या है, पहली प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है स्मॉल डिस्टेंस को मीजर करने की, वो है फर्मी। ठीक है, 1 फर्मी मैंने लिख दिया। ये स्मॉल डिस्टेंस को मीजर करने की प्रैक्टिकल यूनिट है। और फर्मी जो यूज होता है वो न्यूक्लियस का साइज, अगर न्यूक्लियस की डिस्टेंस या न्यूक्लियस का साइज आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए यूज होती है। यानी आप बोल सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड फॉर मेजरिंग द न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर के साइज को मेजर करने के लिए यूज होती है यूनिट। और 1 फर्मी किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 फर्मी इक्विवेलेंट होता है 10⁻⁻15 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। देखिए ठीक है ना, शॉर्टकट में हम ऐसे लिख देते हैं ऐसे 1 FM। ठीक है, 1 फर्मी ये न्यूक्लियस का साइज होता है। न्यूक्लियस का साइज इतना ही होता है 1 फर्मी। 1 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। अब देखिए अगर न्यूक्लियस का साइज यानी न्यूक्लियस की लेंथ अगर आप मीटर में मीजर करते हैं तो आप कितना बोलते हैं, देखिए आप इतना बोलते हैं ना 0.0000000000015 मीटर। अब कितना गंदा लगता है देखिए बोलने में। न्यूक्लियस का साइज ऐसे बोलते हैं आप, नहीं बोलते ना, ये बहुत ही गंदा है, देखिए इनकन्वीनियंट है। तो इसलिए हम ये यूनिट यूज करते हैं न्यूक्लियस के साइज को मेजर करने के लिए। इसको शॉर्टकट हम क्या बोल देंगे, इतनी चीज को हम बोल देंगे 1 फर्मी बोल देंगे ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये जो फर्मी है वो न्यूक्लियस के साइज को या न्यूक्लियस की लेंथ को मेजर करने के काम आती है। देखिए और 1 फर्मी कितने के इक्विवेलेंट होता है, 10⁻⁻15 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। चलिए सेकंड देखिए, है ना। और ये लेंथ की सबसे छोटी यूनिट है, ध्यान रखना। लेंथ की जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है वो यही है फर्मी। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंथ की स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट्स बताइए, तो आप बोलेंगे फर्मी है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं एंगस्ट्रॉम की। एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब हमें लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होती है। एंगस्ट्रॉम भी यूज़ करते हैं हम और नैनोमीटर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नैनोमीटर ये लेंथ की वो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं लाइट की वेवलेंथ को मीज़र करने के लिए। यानी अगर आपको लाइट की वेवलेंथ मीज़र करनी है तो आप ये वाली यूनिट्स यूज़ करेंगे, कौन सी, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। ठीक है, और ये ध्यान रखना, देखिए 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। या अगर आप सेंटीमीटर में बोलना चाहते हैं तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर आप बोलेंगे। ये ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखते हैं। ये देखिए 1 एंगस्ट्रॉम ये लिख दिया आपने 1, और ये एंगस्ट्रॉम को ए और उसके ऊपर से गोला लगा देते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्विवेलेंट होता है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं हम इन स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट्स का। और 1 नैनोमीटर देखिए ये लिखा मैंने 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है और ये मीटर हो गया आपका। तो ये बात ध्यान रखनी कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर। एंड बोथ प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट। ठीक है, लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूज होंगे ये दोनों यूनिट। चलिए अब थर्ड बात करते हैं हम, देखिए है ना, थर्ड हम बात करते हैं माइक्रोमीटर की। माइक्रोन भी बोलते हैं इसे साइक्रो शॉर्टकट में, है ना, माइक्रोन। ये तो सुना ही होगा आपने, 1 माइक्रोमीटर। माइक्रो साइज के जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम ये यूनिट का। तो 1 माइक्रोमीटर इसको होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, जैसे आप ऐसे भी बोलते हैं 1 माइक्रो कूलॉम बोल दिया मैंने, 1 माइक्रो कूलॉम, तो इसका मतलब होगा माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और कूलॉम ये लग गया। ऐसे आप बोल सकते हैं जैसे 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁶ मीटर होंगे। 1 माइक्रो कूलॉम बोल दूंगा तो ये हो जाएगा। पर इसको यहाँ पे अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, सिर्फ डिस्टेंस की कर रहे हैं ना। चलिए तो ये हो गया आपके पास। तो ये ध्यान रखना आपका, मेन ये है, बाकी और भी यूज़ होती हैं, और भी स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं डिस्टेंस की, उनकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हमने ऊपर लिखा ना कॉमन जो होंगी उन्हीं की हम बात करेंगे बस।
चलिए अब हम बात करते हैं बी पार्ट में, है ना। अभी तक हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स देखी थी फॉर मेजरिंग अ स्मॉल डिस्टेंस। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंसेस। तो हम हेडिंग लिख लेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। चलिए, है ना। तो लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं उनको हम बोल देंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग अ लार्ज डिस्टेंसेस। तो पहली होती है, देखिए पहली होती है आपके पास लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर जो होती है वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और वन लाइट ईयर वो डिस्टेंस होती है जो लाइट ट्रैवल करती है वैक्यूम में 1 ईयर में। यानी लाइट 1 ईयर में जितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल करती है वैक्यूम में उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 लाइट ईयर इज दैट डिस्टेंस, इट इज दैट डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट। ठीक है, लाइट जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कहाँ पे, इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर में लाइट वैक्यूम में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी को हम बोल देंगे 1 लाइट ईयर। ठीक हो गया। चलिए, ये बात हो गई आपकी। अब वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है पता है आपको? लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये मैंने लास्ट क्लास भी आपको बताया था ना। स्मॉल सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इतनी स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में। तो अगर हम यहाँ से देखें, देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है ना। ये फॉर्मूला होता है लाइट का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हमें देखना है कि लाइट की स्पीड हमें पता है वैक्यूम में इतनी होती है और टाइम भी हमें पता है यहाँ पे 1 ईयर लग रहा है, तो क्या हम बता सकते हैं कि लाइट इस स्पीड से 1 ईयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो देखिए स्पीड ही रख दी मैंने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना रख दिया? 1 ईयर। ठीक है, अब 1 ईयर को हम क्या लिखेंगे? देखिए 1 ईयर को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे ना। तो पहले हम लिखेंगे 365.25। तो ये तो डेज में कन्वर्ट कर दिया मैंने ईयर को। फिर इनटू मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अब ये ईयर काय में कन्वर्ट हो गया? आवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब इनटू फिर सेकेंड 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। और अब मैं यहाँ सेकेंड लिखूंगा। ठीक है, ये 1 ईयर है। देखिए 1 ईयर में इतने सेकेंड होंगे, होंगे नहीं होंगे? अब ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वो डिस्टेंस आएगी जो लाइट ने ट्रैवल करी है वैक्यूम में 1 ईयर में। ठीक है, और इसी को हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो सॉल्व करके आप लिख लेना। ये वैल्यू आएगी, मैं सीधे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 9.46 × 10⁻15 मीटर आएगी। समझ में आ रही बात? और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर। ठीक है ना, क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जो लाइट ने 1 ईयर में ट्रैवल किए और वैक्यूम में। ठीक, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लाइट ईयर होता है वो कितने के इक्विवेलेंट होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। ये याद रखना आपको, ये चीज़ ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, है ना। याद करने वाली चीज़ है ये, ध्यान रखना इस चीज़ का। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि सर हम इसमें वो करेंगे, या फिर लॉजिक वाइज कीजिए इसको ऐसे करके। ठीक है, ये लॉजिक वाइज है, और नहीं तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि 1 लाइट ईयर में इतने मीटर होते हैं। तो देखिए काफ़ी बड़ी यूनिट है ना, इतने सारे मीटर मिलकर बनाएंगे 1 लाइट ईयर। अच्छा, अब ये लाइट ईयर जो होती है वो जो हमारे नियर बाई स्टार्स होते हैं उनकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ से कि लाइट ईयर इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाई स्टार। ठीक है, जितने भी आपके नियर बाई स्टार हैं, जैसे अल्फा सेंचुरी वाला स्टार है आपका, तो उसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कि उसकी अर्थ से डिस्टेंस कितनी है उसको मेजर करने के लिए आप लाइट ईयर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अल्फा सेंचुरी
वाला जो स्टार है, अगर उसकी डिस्टेंस आप अर्थ से मेजर कर रहे हैं तो आप मीटर और किलोमीटर में नहीं यूज़ करेंगे, आप क्या यूज़ करेंगे, लाइट ईयर यूज़ करेंगे, है ना। और हम ऐसा बोलते हैं कि लगभग हमारा जो अल्फा सेंचुरी वाला स्टार है वो अर्थ से 4 लाइट ईयर अवे है। ठीक है, आप देखिए 4 लाइट ईयर बोलना कितना आसान हो रहा है ना, पर अगर आप यही डिजिट मीटर में बोलते तो कितना टफ होता, आप समझिए, होता नहीं होता। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ अदर यूनिट्स की। ठीक है ना, वही है ना। तो सेकंड जो प्रैक्टिकल यूनिट है लार्ज डिस्टेंस उसको मेजर करने की, वो है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की एक प्रैक्टिकल यूनिट है, और इसको शॉर्टकट में हम बोल देंगे 1 AU। AU मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या, देखिए, हाँ इस बात को समझिए। देखिए ये आपको पता है, ये आपका सन है, और सन के अराउंड ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है ना, ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में, सर्किल में नहीं रिवॉल्व करती है। ठीक है ना, हाँ ये ध्यान रखना, इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। ये देखिए ऐसे घूमती है, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा नहीं, कि सन के अराउंड जो अर्थ है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। तो देखो जो सन की जो डिस्टेंस है अर्थ से, या अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से, क्या वो इक्वल है हर केस में? नहीं, देखिए कभी ज़्यादा है कभी कम है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, यहाँ पे फिर कम है, फिर यहाँ पे कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और भी ज़्यादा है। देखिए तो आपको दिख रहा है कि जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं है कोई, ये चेंज होते जा रही है, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। तो हम इसकी एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है ना चीज़, तो हम उसका क्या कर देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है, ये आप हमेशा करते हैं, आपने देखा भी होगा, जब भी चीज़ों में वेरिएशन आता है तो आप उसको फिक्स करने के लिए क्या कर देते हैं, एवरेज वैल्यू देख लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस हो, कोई फिक्स तो है नहीं, वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। तो अगर हमें बताना हो कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो हम रियल में डिस्टेंस तो बता ही नहीं सकते कभी इनके बीच की। हम कौन सी डिस्टेंस बता सकते हैं, एवरेज डिस्टेंस इनके बीच की। तो सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ में आ रही बात? तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ द एवरेज, लिख लो इसको, इट इज़ द एवरेज या मीन, है ना, जो भी आप बोलो, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस है, और इसको यूज़ किया जाता है एस्ट्रोनॉमी में, है ना। और या प्लेनेट की डिस्टेंस, जैसे सपोज करो एक प्लेनेट की दूसरे प्लेनेट से डिस्टेंस मेजर करनी है, तो उसके लिए आप इस यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज मेरे को मार्स और अर्थ के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, तो हम फिर इस प्रैक्टिकल यूनिट का यूज़ करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। हम किलोमीटर में मेजर नहीं करेंगे अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, या अर्थ और मार्स के बीच की डिस्टेंस। दो प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस अगर आपको मेजर करनी हो तो आप किस प्रैक्टिकल यूनिट का यूज़ करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज़ करेंगे। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। इस बात को आपको ध्यान रखना, ये याद करना आपको, ठीक है ना। अब ये कहाँ से आया वो नहीं बताना आपको, सिर्फ आपको ये वैल्यू याद रखनी है बस, कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है, यानी ये वो डिस्टेंस, ये एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच की। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी है, देखिए यहाँ 10⁻11 मीटर है, दिख रहा है ना आपको। बट फिलहाल ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो आपकी लाइट ईयर से छोटी डिस्टेंस है। देखिए लाइट ईयर इतनी है, लाइट ईयर में, एक लाइट ईयर में इतने मीटर होते हैं, दिख रहे हैं ना आपको, जबकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में सिर्फ इतने ही मीटर होते हैं। देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर में कौन सी बड़ी यूनिट होती है डिस्टेंस की, तो आप बोलेंगे लाइट ईयर होती है बड़ी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट यूनिट बनाते हैं। देखिए हम लेंथ की, और ये सबसे बड़ी यूनिट है, थर्ड जो बनाने जा रहा हूँ मैं, ये लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट है, इससे बड़ी यूनिट नहीं होती है लेंथ की दुनिया में। हमारे वर्ल्ड में लेंथ की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो यही है जो मैं बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो आप बोलेंगे
पारसेक, ये जो मैं बना रहा हूँ, और पूरा नाम इसका है पैरालैक्टिक सेकेंड। ये है इसका पूरा नाम, पैरालैक्टिक सेकेंड, ठीक है ना। ये देखिए शॉर्टकट बोल देते हैं पारसेक। तो ये लेंथ की सबसे बिगेस्ट यूनिट है, इससे बड़ी यूनिट नहीं होती है लेंथ की। अच्छा, अब 1 पारसेक कितना होता है, देखिए 1 पारसेक, इसकी बात हम करते हैं। देखिए 1 पारसेक आप किसको बोलते हैं, और फिर हम बोलेंगे कि 1 पारसेक में कितने मीटर होते हैं। जैसे हमने बताया ना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, फिर यहाँ पे हमने बताया था कि 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं। और हम सबका मीटर के साथ रिलेशन क्यों बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी हमने मीटर के साथ बताया, यहाँ भी मीटर के साथ बताया, यहाँ भी मीटर के साथ बताया। हम मीटर के साथ इसलिए बताते हैं क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट होती है लेंथ की, समझ में आ रही ना बात। तो इसलिए जितनी भी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं उन सबको हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए देख रहे हैं ना आप सबको, देखो मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं जितनी भी प्रैक्टिकल यूनिट्स आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि लेंथ की या जो डिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट मीटर ही होती है, इसलिए आप सारी प्रैक्टिकल यूनिट्स को मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे, और ये आपको आनी भी चाहिए। अच्छा, अब 1 पारसेक को हम डिफाइन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि 1 पारसेक कितना होता है, और फिर 1 पारसेक में कितने मीटर होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब 1 पारसेक देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए क्या लेंगे, आप एक आर्क ले लेंगे, ठीक है, ये आर्क ले लेंगे आप। और ध्यान रखना ये जो आपने आर्क ली है उसकी जो लेंथ है, ए बी जो आर्क आपने लिया उसकी जो लेंथ है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होनी चाहिए। देखिए कितनी बड़ी आर्क है ये, समझिए इस आर्क की लेंथ कितनी है, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देख रहे हैं ना आप, बहुत बड़ी यूनिट है ये। यानी ये जो ये लेंथ है, जो आर्क की जो लेंथ है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, एवरेज डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बीच की। तो ये बहुत बड़ी है ना ये जो चीज़ है। यहाँ पे भले आपको दिखने में छोटी दिख रही है क्योंकि मैं तो कॉपी में समझा रहा हूँ ना आपको, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थोड़ी ना बना दूंगा मैं यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना कि इसकी जो लेंथ है, इस आर्क की जो लेंथ है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कोई एक पॉइंट बना दिया और मैंने देखा कि ये जो आर्क है जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो अगर यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये इस पॉइंट पे अगर यहाँ 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड ऐसे लिखते हैं ना, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का एंगल बना देती है, तो इस लेंथ को, ये जो रेडियस है ये है ना, ये बोल दो या ये बोल दो, इसको हम बोलते हैं 1 पारसेक। ये ध्यान रखना 1 पारसेक, क्लियर है ना बात। इस डिस्टेंस को बोला जाएगा 1 पारसेक। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो आर्क है वो अगर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करता है तो जो रेडियस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 पारसेक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 1 parsec is that distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtend an angle 1 second of arc। लिख देता हूँ चलो मैं इस बात को, it is the distance, it is that distance है ना, it is that distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc। ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको 1 सेकेंड, तभी तो इसका नाम लगा है पार सेक है ना, सेक मतलब 1 सेकेंड का एंगल बना रहे हैं। देखिए तो बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए आपको कि अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करती है तो ये जो रेडियस होती है, इस आर्क की जो रेडियस होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, 1 पारसेक बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए अब 1 पारसेक में कितने मीटर होते हैं उसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए तो कन्वर्जन करने का फॉर्मूला ये देखिए, एंगल इसको क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना। और इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 1 पारसेक में कितने क्या होते हैं, मीटर होते हैं। तो यहाँ से रेडियस इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, रेडियस इक्वल्स टू हो गया आर्क अपॉन एंगल, ठीक है। अच्छा अब रेडियस देखिए, इसी रेडियस है ना, तो यहाँ अगर हम रखेंगे
आर्क की वैल्यू क्या रखेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंगल की वैल्यू रखेंगे 1 सेकेंड, तो ये जो आएगा रेडियस उसको हम बोल देंगे 1 पारसेक। ठीक, तो अगर आपको ये चीज़ लिखनी नहीं आ रही पेपर में तो आप ये भी लिख सकते हैं 1 पारसेक इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है ना, इससे भी आपका काम चल जाता है। चलिए अब देखिए क्या है, तो अगर मेरे को 1 पारसेक को मीटर में कन्वर्ट करना है तो देखिए आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना, तो ऑटोमेटिकली ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, देखिए 1.496 मल्टीप्लाइड 10⁻11 मीटर होते हैं आपके पास। ठीक है, ये बना दिया आपने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इतने मीटर। अब देखिए 1 सेकेंड, अब आपको ये 1 सेकेंड यहाँ पे 1 सेकेंड नहीं छोड़ देना है, ध्यान रखना चीज का। ठीक है ना, क्योंकि पारसेक क्या है, लेंथ की यूनिट है ना, तो मीटर में होनी चाहिए। तो अब अगर आप नीचे सेकेंड छोड़ देंगे तो मीटर पर सेकेंड हो गया, तो स्पीड बन गई। समझ रहे हैं ना बात को, ये ऐसे नहीं छोड़ देना आपको 1 सेकेंड यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ सेकंड छोड़ेंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और मीटर पर सेकंड डिस्टेंस की यूनिट नहीं होती है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट होती है, और आप यहाँ पे बोल रहे हैं डिस्टेंस है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता है आप क्या गलत कर रहे हैं, देखिए आप गलत ये कर रहे हैं कि आप जो एंगल है ना, एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि क्या होता है आपका पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। बताया था नहीं बताया था, 180 डिग्री। और 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। ये बताया था मैंने, देखो आपको। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि 1 मिनट 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना डिग्री हो गया आपके पास, 1/60 डिग्री हो गया। हुआ या नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था 1 डिग्री इक्वल्स टू सॉरी 1 मिनट इक्वल्स टू हो गया आपका, 1 मिनट इक्वल्स हो गया 1/60 डिग्री हुआ। तो यहाँ से अगर 1 डिग्री में इतने रेडियन है तो बताइए 1 मिनट में कितने रेडियन होंगे, तो 1 मिनट में कितने रेडियन हो जाएंगे, पाई अपॉन 180 इंटू 1/60 रेडियन हो जाएंगे। हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी। अच्छा ये हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया था कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 1 सेकंड में होते हैं 1/60 मिनट। तो अगर मैं बोलूं कि 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में कितने रेडियन होंगे, पाई अपॉन 180 इंटू 1/60 इंटू 1/60 रेडियन होंगे। बोल सकते हैं ना आप ऐसे, देखिए कन्वर्जन करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड में इतने रेडियन होते हैं, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एंगल की ऐसा यूनिट रेडियन होती है। तो कितना लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, पाई अपॉन 180 इंटू इसको हम क्या लिख देंगे 1/3600 रेडियन। ये हो गया देखिए, है ना, 1 सेकेंड में इतने रेडियन होते हैं। चलिए अब आप इस सब को सॉल्व करेंगे तो ये सब आएगा, ये सब सॉल्व करके आएगा आपके पास 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर। ठीक है, रेडियन कुछ नहीं होता, इसको हटा देंगे आप यहाँ से, ये क्योंकि वो तो पाई रेडियन इसी को बोला जाता है ना, पाई रेडियन बोला जाता है। तो ये हो जाएगा, आप इस सबको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये इतनी आएगा, कितना आएगा 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर आएगा, अगर आप इस सबको सॉल्व कर दीजिएगा। और रेडियन यहाँ से इग्नोर कर देंगे आप, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि रेडियन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, अभी बाद में बताऊंगा मैं इस चीज़ को आपको, फिलहाल आप यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो आप इस सबको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू वही रखेंगे 22/7, तो इस सबको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर आपका। तो यानी जो 1 पारसेक होता है, 1 पारसेक, तो 1 पारसेक में 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर होते हैं। ये देखिए सबसे बड़ी है ये अभी तक की। ठीक है ना, इतना तो देखिए, इतने मीटर तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी नहीं होते और 1 लाइट ईयर में भी नहीं होते। देखिए सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा 1 पारसेक में देखिए 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर है, इसीलिए तो ये लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 पारसेक किसको बोलते हैं और 1 पारसेक में कितने मीटर होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 1 पारसेक है
वो सबसे बड़ी है, फिर 1 लाइट ईयर है, और फिर उससे छोटी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये देखिए, ये चीज़ भी आप कह सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। पार्सेक बड़ी होती है, फिर लाइट ईयर होती है, और फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। चलिए, अब यहाँ से आप मेरे को एक कन्वर्जन करके दिखाएंगे, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। आप मेरे को बताएंगे कि 1 पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, कैलकुलेट करके आप देखेंगे। और अगर आपका आंसर आ जाता है कि 1 पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं, तो इसका मतलब आप बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज आप रॉन्ग हो, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में कि हाउ मेनी लाइट ईयर इन 1 पार्सेक, तो आपको एक कन्वर्जन भी आना चाहिए। सारे फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको कन्वर्जन करते आना चाहिए, ठीक है। सारे कन्वर्जन वाले फॉर्मूले मैंने आपको दे ही दिए हैं, तो आपको बस सिर्फ कन्वर्ट ही तो करना है। तो आप निकालेंगे कि 1 पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने सारी यूनिट्स कर दी हैं, जितनी भी यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स लेंथ या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होती हैं, वो सब हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एरिया, ठीक है। तो इसलिए अब मैं हेडिंग लिखूँगा, सी यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरिया, फॉर मेजरिंग एरिया, ठीक है। एरिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो इसलिए हम एरिया की प्रैक्टिकल यूनिट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या है ना, पहला जैसे आपने सुना होगा एकड़, सुना है ना, एकड़ की इतने एकड़ ज़मीन है हमारी। तो एकड़ क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो 1 एकड़ होता है आपका 4047, यानी 4047 मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर एरिया को आप बोलते हैं 1 एकड़। जैसे लोग बोलते हैं ना हमारी 1 एकड़ जमीन है, यानी उनका इतना मीटर स्क्वायर जमीन है, ये ध्यान रखना। और मैं बार बार कह रहा हूँ, सबका कन्वर्जन किसके साथ, मीटर के साथ, क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट है लेंथ की, ठीक है। तो ये एरिया की ऐसा यूनिट हो गई। एरिया में क्या होता है ना, एरिया में 2 लेंथ आती हैं। देखिए, एरिया जो आप लिखते हैं, जैसे ऐसे नहीं लिखते आप, साइड इंटू साइड, तो ये क्या है, लेंथ, और इसको आप ब्रेथ बोल देते हैं। ब्रेथ भी तो एक तरीके से लेंथ ही होती है ना भैया। ये देखो, ये अभी आप इसको क्या बोल रहे हो, लेंथ, आप ऐसे रख देते हो तो ब्रेथ बोल देते हो, क्या दिक्कत है तो वो लेंथ ही, ठीक है। तो इसलिए मीटर स्क्वायर आता है ना, क्योंकि एक के लिए आप मीटर, दूसरे के लिए भी मीटर यूज़ करेंगे, तो इसलिए एरिया में क्या आता है, मीटर स्क्वायर यूज़ होता है। तो एक एकड़ में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं। चलिए, दूसरी बात हम कर लेते हैं, हेक्टेयर। आपने सुना होगा ना, उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट है ना, वो आपकी जो ज़मीन है वो इसी में मेजर करती है, ध्यान रखना चीज़ का, हेक्टेयर में। आप कभी अपना वो देखना, ज़मीन का दाखिल खारिज या रजिस्ट्री जो होती है ज़मीन की, है ना, तो उसमें आपकी जो ज़मीन है, जो भी आपका लैंड है, वो उसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो हेक्टेयर ही यूज़ करते हैं। और 1 हेक्टेयर जो होता है आपका, 1 हेक्टेयर इसको होता है आपका 10⁴ मीटर स्क्वायर, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 10,000 मीटर स्क्वायर अगर आपकी ज़मीन है, तो आप बोलेंगे आप हमारी 1 हेक्टेयर ज़मीन, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए आप चीज़ का, कि 1 हेक्टेयर इसको 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है। चलिए, तो ये बात हमने कर दी है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, देखिए थोड़ा सा किसी और चीज़ की बात कर लेते हैं हम। जैसे अब हम देखिए, हम लेंथ की तो हमने कर दी। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द लार्ज मास, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज मास, लार्ज मासेस, ठीक है। मास को लार्ज मास को मेजर अगर आपको करना है, तो उसके लिए आप कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट यूज़ करेंगे। तो चलिए, पहली यूज़ करते हैं हम टन, ठीक है, ये हो गया टन। या इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, 1 टन को हम बोलते हैं 1 मैट्रिक टन भी बोलते हैं। देखिए, स्पेलिंग ध्यान रखना इस चीज़ का, मैट्रिक टन ऐसे लिखा जाएगा, टन ऐसे लिखा जाएगा। तो 1 टन बोल दीजिए या 1 मैट्रिक टन बोल दीजिए, बात एक ही है। और 1 मैट्रिक टन में या 1 टन में कितने केजी होते हैं, 1000 केजी होते हैं। यहाँ पे आपको सबका रिलेशन केजी के साथ बताना है, क्योंकि मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी होती है। तो 1 टन बोल दीजिए या 1 मैट्रिक टन बोल दीजिए, बात एक ही है। और 1 मैट्रिक टन में कितने केजी होते हैं, 1000 केजी होते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, सेकेंड है आपके पास क्विंटल।
ये शायद आप यूज़ करते भी होंगे, आपने सुना भी होगा, क्विंटल विंटल, है ना। तो 1 क्विंटल में होते हैं आपके 100 kg। ठीक है, फिर होता है 1 स्लग। 1 स्लग, तो 1 स्लग होता है 14.57 kg के इक्विवेलेंट। ये यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं करते लोग, पर ध्यान रखना, आपको ये बात याद रखनी है ना, फैक्ट्रीज में ज़्यादा यूज़ होती है स्लग स्लग। तो 1 स्लग इसको होता है लगभग 15 kg के बराबर। और राउंड में अगर आप बोलेंगे, राउंड ऑफ में बोलेंगे तो, पर ध्यान रखना एग्जैक्ट ये है, 14.57 kg इक्विवेलेंट होता है 1 स्लग के। अच्छा, फिर उसके बाद आप पाउंड में बोलते हैं, जैसे आप नहीं बोलते 1 पाउंड का केक है, तो ये पाउंड है ना। शॉर्टकट में आप ऐसे लिख देते हैं, इसको एल बी लिखते हैं। पाउंड को क्या लिखते हैं शॉर्टकट में, एल बी, जैसे ये लिखा है एल बी, एल बी का मतलब होगा पाउंड। और एक पाउंड में कितने केजी होते हैं, तो 0.4536 kg होते हैं। या आप अगर ग्राम में बोलना चाहो तो 453.6 ग्राम होते हैं। ठीक है ना, आधा किलो के बराबर भी नहीं है, देखिए 1 पाउंड। जैसे केक होता है ना, आप बोलते हो 1 पाउंड का केक है, तो 1 पाउंड का केक है यानी 453.6 ग्राम का केक है वो आपका। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, आपको आना भी चाहिए, है ना, ये काफ़ी काम भी आएगी आपकी। जैसे सपोज आपने बोल दिया कि अंकल जी 2 पाउंड का केक बना दीजिए। अब अंकल जी ने 2 पाउंड का केक तो बना दिया, पर आपको पता ही नहीं है कि 2 पाउंड में कितने केजी होते हैं, तो फिर बेकार है फिर आपका। वो तो पता लग रहा है 1.5 पाउंड का ही केक बना रहे हैं ना। क्योंकि पाउंड को मीजर करने के लिए कोई भी डिवाइस हमारे पास नहीं होती। जो मशीन हमारे पास होती है ना, वेगिंग मशीन, उस पर हम केजी या ग्राम में ही मीजर कर सकते हैं। पाउंड में कोई वेगिंग मशीन हमारे पास नहीं बनी होती है। पर जब हम केक बनाने के लिए देते हैं तो हम पाउंड में बोलते हैं कि अंकल जी पाउंड में बना देना केक, 2 पाउंड का, 3 पाउंड का केक बना देना। तो इसलिए आप चाहते हैं कि अगर आपके साथ क्या ना हो, फ्रॉड ना हो, तो आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए, देखिए, है ना। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि शॉपकीपर जो हमें केक बना के दे रहा है पाउंड में, क्या वो उतना है या नहीं है जितना हमने डिमांड रखी थी। तो उसके लिए आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है ना। जैसा आपने 1 पाउंड का केक बना के दिया, तो आप वेगिंग मशीन में तोल सकते हैं कि अगर वो केक 453.6 ग्राम का है, तो इसका मतलब उन्होंने आपको 1 पाउंड का केक बना के दिया है, अदरवाइज उन्होंने आपके साथ फ्रॉड कर दिया है, नहीं तो। ठीक है ना, ये देखिए, चलिए। अच्छा, उसके बाद सबसे बिगेस्ट यूनिट जो होती है मास को मीजर करने की, वो होती है चंद्रशेखर लिमिट। 1 चंद्रशेखर लिमिट, ये इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे पड़ा है 1 चंद्रशेखर लिमिट। ये मास की सबसे बड़ी यूनिट होती है, इससे बड़ी यूनिट नहीं होती है मास की। इसको शॉर्टकट हम बोल देते हैं 1 CSL, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, ये मास की सबसे बड़ी यूनिट है, कह रहा हूँ मैं, इससे बड़ी यूनिट नहीं होती है मास की। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, तो आप बोलेंगे चंद्रशेखर लिमिट। और चंद्रशेखर लिमिट इक्वल टू होता है 1.4 इंटू मास ऑफ द सन। यानी सन का जो मास है उसका भी 1.4 टाइम्स बोला जाता है चंद्रशेखर लिमिट। समझ में आ रही ना बात, एंड इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। तो सन के मास का भी 1.4 टाइम्स जो होगा उसको आप बोलेंगे चंद्रशेखर लिमिट। और इससे ज़्यादा मास किसी भी चीज़ का नहीं होता दुनिया में, ये माना जाता है। ठीक है ना, कि जो सन का मास है उसके मास का अगर हम 1.4 टाइम्स करेंगे तो इससे ज़्यादा मास दुनिया में देखने को नहीं मिलता है। सबसे बड़ा मास यही होता है दुनिया में। क्लियर है ना, इस बात का ध्यान। चलिए, तो ये तो हमने बात कर दी कि मास की लार्ज प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन सी हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग अ लार्ज मास। चलिए, अब हम बात करते हैं ई पॉइंट पे ना। हमारा है, अब हम लिखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल मास। स्मॉल मास, देखिए, जैसा आपको स्मॉल मास मेजर करना है ना, तो आप फिर कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाएंगे? क्या आप केजी में ही मेजर कर देंगे स्मॉल मास को? नहीं, है ना, बिल्कुल आप केजी में मेजर नहीं करेंगे। जैसे सपोज आपको इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास मेजर करना है, तो आप केजी में मेजर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप केजी में मेजर करते हैं तो देखिए ये होता है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक, या प्रोटॉन का मास इतना होता है, देखिए 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg।
ये मास होता है प्रोटॉन का। तो कितना गंदा लग रहा है देखिए बोलने में ना, बहुत ही गंदा लग रहा है देखिए बोलने में, बहुत ही इनकन्वीनियंट हो रहा है ये देखिए बोलने में, अगर आप प्रोटॉन का मास केजी में मीजर करते हैं तो इसलिए प्रोटॉन का मास केजी में मीजर मत करिए आप, क्योंकि ये बड़ा इनकन्वीनियंट है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे पार्टिकल जिनका मास बहुत ही कम है, उनके मास को मीजर करने के लिए हम मास की क्या बनाते हैं, कुछ स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, और वो प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है आपकी एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ये देखिए पहली है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं AMU, या शॉर्टकट में यू भी लिख देते हैं, यूनिफाइड मास भी बोल देते हैं हम। AMU बोल दीजिए, यू बोल दीजिए, आपने केमिस्ट्री में शायद ये सुना होगा ना, AMU या यू बोल दीजिए। तो AMU क्या है, फुल फॉर्म तो हो गई इसकी एटॉमिक मास यूनिट। तो ऐसे पार्टिकल जिनका मास बहुत ही कम है, उनके मास को मीजर करने के लिए हम इस यूनिट का यूज करते हैं। केजी का यूज नहीं करेंगे। जैसे सपोज मेरे को प्रोटॉन का मास मीजर करना है, या इलेक्ट्रॉन का मास मीजर करना है, या न्यूट्रॉन का मास मीजर करना है, या किसी एटम का मास मीजर करना है, तो हम केजी ना यूज करके AMU यूज करेंगे। अभी AMU क्या है उसको मैं बता रहा हूं अभी, है ना, पर फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि AMU प्रैक्टिकल यूनिट है मास को मीजर करने के लिए, और ये सिर्फ प्रैक्टिकल यूनिट्स उस मास को मीजर करने के लिए है जो मास बहुत ही कम है, जैसे प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, है ना, न्यूट्रॉन का मास या एटम का मास। तो जितने भी छोटे पार्टिकल हैं, टाइनी पार्टिकल हैं, उनके मास को मीजर करने के लिए आप इस यूनिट का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये बता देते हैं हम, वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है ना, तो 1 AMU कितना होता है, 1 AMU। तो आप कार्बन का एक एटम लेंगे, उसका मास निकालेंगे और उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही AMU बोला जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि मास ऑफ एन 6C12 एटम। ठीक है, कार्बन के इस एटम का मास निकालिए। ये ध्यान रखना, ये चीज ये भी होता है, देखिए C613 भी होता है, क्योंकि आइसो बार्स भी एग्जिस्ट करते हैं ना, आइसोटोप्स आइसो बार्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना कार्बन ऐसे भी एग्जिस्ट करता है, देखिए ये वाला आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करता है कार्बन का। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ यही वाला लेके चलना, आपको यही वाला आइसोटोप से लेके चलना है कार्बन का, C612 वाला। ठीक है ना, ये वाला नहीं लेके चलना है। अब क्यों नहीं लेके चलना है, उसका लॉजिक पूरा केमिस्ट्री में है, हम यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे। तो कार्बन का ये वाला एटम लीजिए एक, ठीक है, C612 वाला, 6C12 वाला एटम लीजिए, उसका मास निकालिए और उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आएगा वो 1 AMU बोला जाएगा। और इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg के बराबर आएगी, जो लगभग एक प्रोटॉन के मास के बराबर है। ये लगभग हाइड्रोजन के एटम के मास के बराबर है। हाइड्रोजन के एटम का मास भी लगभग इतना ही होता है, और एक प्रोटॉन का मास भी लगभग इतना ही होता है, और 1 AMU भी लगभग ये है, देखिए। तो 1 AMU लगभग किसके बराबर है, हाइड्रोजन के एटम के मास के बराबर है, या फिर एक प्रोटॉन के मास के बराबर है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपको कि 1 AMU में इतने किलोग्राम होते हैं, देखिए समझ में आ रही ना बात, ये याद रखना आपको। और फॉर्मूला ये है निकालने का, कार्बन के एक एटम का मास निकालिए, उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो यानी 1 AMU बोला जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि 1 AMU इज दी 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन 6C12 एटम। यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 1 AMU is the 1/12 of the mass of one C612 atom। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, और एक बात आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि जो AMU होती है वो मास की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अगर मास की स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट आपसे पूछी जाए तो आपको AMU ही बोलना है ना, सबसे छोटी यूनिट यही होती है मास को मीजर करने के लिए, ये ध्यान रखना आप।
देखिए, इसके अदरवाइज और भी प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं मास की, है ना। जैसे आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, देखिए कि लोग ये यूज़ करते थे, वन रत्ती। सुना है ना आपने, पुराने जो जब मोहनजोदारो और इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर हम उस टाइम की बातें करें, है ना, बहुत एंशियंट इंडिया की अगर हम बातें करें, तो वहाँ पे मास की जो एसआई मास की जो यूनिट्स होती थी, प्रैक्टिकल यूनिट्स होती थी, वो ऐसे होती थी, रत्ती भी होती थी, तोला होती थी, कैरेट होता था। तो वहाँ पे बोलते थे, देखिए वन रत्ती सुना भी होगा आपने, जैसे कि रत्ती भर का भी दिमाग नहीं है। तो रत्ती जो है वो भी प्रैक्टिकल यूनिट है मास की, है ना। और वन रत्ती किसके इक्विवेलेंट होता है, 121 मिलीग्राम के इक्विवेलेंट होता है। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी हो सकता है ना इंटरव्यू इंटरव्यू में वो पूछ देते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि वन रत्ती इक्वल्स टू 121 मिलीग्राम के इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, और देखिए, और मास की और कौन सी यूनिट होती है, तोला, है ना। जैसे वन तोला सुना होगा आपने ना। आप गोल्ड स्मिथ की दुकान में जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, तोला में खरीदिए, जो गोल्ड खरीदते हैं आप तोला में ही खरीदते हैं। तो वन तोला इक्वल्स टू होता है 11.664 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, आजकल तो शॉर्टकट लोग 10 ग्राम बोल देते हैं, बट रियल में जो तोला होता था पहले वो इतना होता था, 11.664 ग्राम होता था। बट अभी कितना बोल देते हैं हम, 10 ग्राम के इक्विवेलेंट, यानी 10 ग्राम वन तोला के इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद और भी यूज़ करते हैं हम, जैसे कैरेट यूज़ करते हैं। कैरेट भी मास को मीजर करने के लिए एक प्रैक्टिकल यूनिट है। ठीक है, कैरेट। और वन कैरेट इज इक्वल्स टू होता है 200 मिलीग्राम। ये इस टाइप से आपको ध्यान रखना है चीज़ का ना। ये हो गया। तो ऐसे बहुत सारी यूनिट है। ठीक है, कुछ कुछ मेन मैंने यहाँ लिख दी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो बहुत पुराने ज़माने के लोग यूज़ करते थे इंडिया में। तो मैंने इसलिए लिख दिया कि कभी कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं आपसे। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है चीज़ थोड़ा सा। चलिए, बाकी अदरवाइज आपको ये यूनिट याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है आपकी। तो ये कर दी हमने मास और लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा टाइम की अगर हम बात करें ना, तो टाइम की एक ही प्रैक्टिकल यूनिट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बस, उससे ज़्यादा हमारी यूज़ नहीं होती है फिजिक्स में। सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल यूनिट्स हमारी टाइम की यूज़ होती है वन शीक। ठीक है, शीक ये क्या है, शीक इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। ठीक, और वन शीक इज होता है 10⁻⁸ सेकेंड। बस, बाकी टाइम की प्रैक्टिकल यूनिट्स में नहीं लिख रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल यूनिट्स मैंने टाइम की लिखी है, वो लिखी सेक, और वन शेक इज होता है 10⁻⁸ सेकेंड। ये क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, और ये बातें आपको ध्यान से करनी है ना, सोचनी है, समझनी है, और फिर लिखना आपको इनको कॉपी में। और आई होप आपको ये सारी बातें याद हो, आपको इनको याद भी रखना है, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा और आप भूल गए ये बातें। ठीक है, बाकी बातें आप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।